तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विद सत्या ऑल इन वन में। तो आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल को, लेकिन सल्तनत काल को देखने से पहले आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि कैसे भारत में मुसलमान अर्थात इस्लामों का आगमन हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 712 ईस्वी, कौन ईस्वी? 712 ईस्वी में सबसे पहला जो मुस्लिम व्यक्ति होता है जो कि सऊदी अरबिया के शासक के कहने पर जो है भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। यानी कि अरब का क्या रहता है, अरब के शासक का सिपाह सलार रहता है, उसका नाम क्या रहता है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम रहता है? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि प्रथम जो इस्लाम व्यक्ति अर्थात मुस्लिम व्यक्ति जो भारत आया उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि इसको बोल सकते हैं प्रथम बार क्या हुआ, इस्लाम का आगमन कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। पहला वो आगमन व्यक्ति था कौन? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, जो कि अरब के शासक का क्या था, अरब के सुल्तान का सिपाह सलार था, जो कि किस पर आक्रमण करता है? तो सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? दाहिर पर। और दाहिर को क्या करता है? हरा देता है। इसमें दाहिर जो है क्या हो जाता है? पराजय। दाहिर का क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और दाहिर को पराजय करके जो है मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली जो है भारत में पहली बार इस्लाम जो है साम्राज्य का या इस्लाम वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। और इस तरह से भारत से जो है भारत के सिंध प्रांत जो कि वर्तमान समय कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक, उस पर जो है ये अपना शासन शुरू करता है। और ये दाहिर की दो पुत्रियां जो कि एक का नाम क्या था? सूर्या, और एक का नाम था परमिला, उसको कहां भेजता है? तो अरब के शासक के पास भेजता है एक गिफ्ट के तौर पर, यानी कि अर्थात एक पुरस्कार के तौर पर भेजता है। यानी कि सूर्या और किसको? परमिला को। कहने का मतलब जो है कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि प्रथम मुस्लिम था जो भारत में शासन करने में सफलता प्राप्त किया और दाहिर को पराजय करता है। और दाहिर को पराजय करने के बाद, दाहिर को क्या करने के बाद? पराजय करने के बाद जो है उसकी दो पुत्रियां, किसकी दो पुत्रियां? दाहिर की दो पुत्रियां, दो पुत्रियां को किसको गिफ्ट कर देता है? गिफ्ट के रूप में भेज देता है किसके पास? तो अरब के शासक के पास। अब ये दोनों जो पुत्रियां थी जो कि दाहिर का पुत्री थी, ये लोग जो है अरब के शासक के पास ये आरोप लगाती है कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो कि आपके पास हम दोनों को, अर्थात हम दोनों में कौन? सूर्या और परमिला को जो इनाम के रूप में वहां भेज देता है। ठीक, वो आरोप लगाती है कि ये पहले से ही इन लोगों का कुमार्य को क्या कर चुका है? भंग कर चुका है, अर्थात इन लोगों के साथ हनीमून मना चुका है। कौन? पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ऐसा कर चुका है, इन लोगों का मैंने बोलने का इज्जत को लूट चुका है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और ऐसा अगर देखा जाए तो अरब के शासक के पास एक ऐसी दो स्त्रियों को भेज दिया जो कि पहले से ही क्या चीज है? कुमार्य भंग करा चुकी है। इसे अरब का शासक क्या हो जाता है? काफी नाराज हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को जो है क्या चीज? बैलों के खाल में लपेटवा कर कहां बुलाता है? अरब बुलाता है, और जिससे उसका दम घुटने के कारण क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। और पुनः भारत में जो है दाहिर के वंश की स्थापना हो जाती है और फिर से इस्लाम कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात बोलने का मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये इसका अगर जन्म देखा जाए तो 695 ईस्वी में जन्म हुआ था और 712 में ये दिल्ली पर मैंने कहा हम लोग का सिंध विजय, क्या विजय? सिंध विजय। और 715 ईस्वी में समाप्ति, मृत्यु। यानी कि बोलने का मतलब जो है कि आया राम और गया राम वाला हाल हो गया किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ये ज्यादा समय तक भारत में टिक नहीं पाया और मात्र 3 साल में ही जो है ये मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया?
अपने सत्ता से हाथ धो बैठा और उसके हाथ धोलाने में जो है दो स्त्रियों का रोल था। एक कहावत है ना, स्त्रियां जो है किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है और किसी को डुबा भी सकती है। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का जो पासा था कि वो अरब के शासकों को खुश करेगा, वही उसके ऊपर क्या पड़ गया, भारी पड़ जाता है। और इस तरह से जो है सूर्या और परमिला जो है दोनों मिलकर जो है हिसाब बैठा देती है किसका, तो मोहम्मद बिन कासिम का। तो इस तरह से जो भारत में जो प्रथम इस्लाम व्यक्ति यानी कि मुस्लिम व्यक्ति जो आया था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में आया था। और इस तरह से भारत में इस्लाम का आगमन तो हो जाता है, लेकिन ये बहुत समय तक टिक नहीं पाता है और 715 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और भारत से कुछ क्षण के लिए इस्लाम क्या होता है, फिर से गायब हो जाता है। अब देखते हैं कि जो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो अब जो हम लोग देखेंगे कि अब जो दूसरा माने इस्लाम का जो भारत में जब आगमन होता है वो कौन सा, तो उसमें अगर देखा जाए तो माने भारत में अगर इस्लाम का आगमन में अगर देखा जाए तो महमूद गजनबी, क्या नाम था, महमूद गजनबी, जो कि सुब्तगिनी का पुत्र था। किसका, सुब्तगिनी का पुत्र, किसका पुत्र, सुब्तगिनी का पुत्र था, जो कि 971 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। कहां का शासक बना था, गजनी का शासक था। और कब तक रहा, तो 1030 ईस्वी तक रहा। अब जो है ये मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितना आक्रमण करता है, 17 बार भारत पर क्या करता है, भारत पर आक्रमण। कितना बार करता है आक्रमण, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कौन, मोहम्मद गजनबी। यानी कि मोहम्मद गजनबी जो है वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका मूल मकसद जो 17 बार आक्रमण करके क्या था, भारत को लूटना। यानी कि भारत पर 17 बार जो आक्रमण किया उसका उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य क्या था किसका, मोहम्मद गजनबी का। तो ये यहां पर भारत में शासन करने का मकसद से भारत पर आक्रमण नहीं कर रहा था। कौन, मोहम्मद गजनबी। तो इसका मूल मकसद क्या था कि ये भारत के अथाह संपत्ति को लूट कर ये गजनी को अमीर बनाना चाहता था। अपना जो राज्य क्षेत्र था उसको धन संपदा से भरना चाहता था। ये सोच चुका था कि भारत क्या एक सोने का चिड़िया है और इसको कैसे भी करके भारत को क्या कर लिया जाए, लूट लिया जाए। ऐसा कौन सोच रहा था, महमूद गजनबी जो है ये चाहता था। इसका उद्देश्य यानी कि भारत को लूटना था, भारत पर शासन करना नहीं, भारत को लूटना। यानी कि इसका मूल उद्देश्य जो था, किसका मूल उद्देश्य, अगर मोहम्मद गजनबी का जो मूल उद्देश्य को हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि वो जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया उसका मूल उद्देश्य था भारत को लूटना। और वो 17 बार लूटा, जिसमें से अगर देखा जाए तो वो प्रथम बार जो आक्रमण करता है वो 1000 ईस्वी में। कब आक्रमण करता है, 1000 ईस्वी में प्रथम जो अगर देखा जाए तो। और अंतिम अगर देखा जाए तो वो जाटों पर आक्रमण करता है। अंतिम अगर देखा जाए तो, अंतिम जो देखा जाए तो जाटों पर आक्रमण करता है 1027 में। और 1000 से लेकर 1027 के मध्य जो है वो भारत में, अगर इसके मध्य अगर देखा जाए तो वो भारत पर कुल अगर देखा जाए 17 बार आक्रमण किया। मान कितना से, 1000 से लेकर 1027 के मध्य अगर देखा जाए, यानी कि इससे और इसके बीच अगर देखा जाए तो कितना बार आक्रमण किया, वो 17 बार आक्रमण भारत पर करता है। कौन, महमूद गजनबी। और उसका जो सबसे खतरनाक अगर बात किया जाए तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित, भारत के कौन राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। सोमनाथ का मंदिर, अब ये सोमनाथ का मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर माना जाता है वर्तमान समय में। इस मंदिर को कौन लूटा, तो मोहम्मद गजनबी लूटता है। कब लूटता है, 1025 ईस्वी में। कब लूटता है, 1025 ईस्वी में जो है। अगर मोहम्मद गजनबी का बात किया जाए तो मोहम्मद गजनबी जो है किसको, सोमनाथ मंदिर, जो कि कहां पर है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से
एक है, इस पर जो है आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में, और इसको बहुत बुरा तरीका से लूटता है और काफी हद तक जो है ध्वस्त कराने का भी क्या करता है, प्रयास करता है, ताकि वो अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सके। और इस तरह से जो है देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर जो है, इस भारत की धन संपदा पर जो है बुरी नजर डालता है, और भारत की धन संपदा को लूटकर वो कहां लेकर जाता है, गजनी लेकर जाता है, लेकिन भारत पर वो शासन करने के बारे में भी नहीं सोचता है। तो इस तरह से ये जो भारत में मुस्लिम का फिर से आगमन जो शुरू हुआ, जो पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद जो मोहम्मद गजनवी आता है, उसके बाद तत्पश्चात जो है अगर दूसरा देखा जाए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगर देखा जाए तो दूसरा जो आता है मोहम्मद गोरी। कौन आता है तीसरा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अब ये मोहम्मद गोरी जो था, आखिरकार ये भी कहां का शासक था? ये भी गजनी का शासक था। और ये जो है अगर देखा जाए तो इसका जो भारत पर जो आक्रमण किया 16 बार। कितना बार आक्रमण किया? 16 बार। इसके 3 मुख्य दास थे। मुख्य कितने दास थे इसके? 3 दास थे। अगर देखा जाए तो उसमें जो है कुबाचा, उसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो एल्दौज, और तीसरा अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि 3 क्या थे इसके? मुख्य 3 क्या थे? दास थे। किसके 3 दास थे भाई? तो मोहम्मद गोरी के। अब मोहम्मद गोरी कितना भारत पर आक्रमण किया? बार भारत पर आक्रमण। लेकिन देखो इसका जो मुख्य युद्ध था मोहम्मद गोरी का, वो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी जो है भारत पर कितना बार आक्रमण करता है? तो कुल 16 बार आक्रमण करता है। इसके मुख्य कितने दास थे? तो 3 दास थे। अगर देखा जाए तो कुबाचा, एल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके अलावा जो है इसका मुख्य जो सत्ता भारत में रहा वो चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान से रहा, और पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध हुआ। पहला प्रथम तराइन का युद्ध, जो कि कब हुआ? 1191 में। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में गोरी क्या हो गया? हार गया। गोरी क्या हो गई? पराजय। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान का हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। कौन विजयी रहा? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। लेकिन जो दूसरा पानीपत का युद्ध, दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का जो युद्ध था वो जस्ट अगले साल, अर्थात 1100 कितना में? 92 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में होता है। ठीक। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। यानी कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान जो है क्या हो जाता है? चौहान की पराजय। अब देखो पृथ्वीराज चौहान तो बहुत ही महान शासक थे। ठीक। वो अंतिम दम तक क्या रहे? लड़ते रहे। लेकिन इनका हारने का मेन कारण क्या था? तो मेन कारण जो था वो किसके द्वारा गद्दारी? जयचंद के द्वारा गद्दारी था। जयचंद कौन था? तो जयचंद अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान का ससुर। अब ससुर कैसे? तो पृथ्वीराज चौहान जो है माने जयचंद की पुत्री से क्या करता है? विवाह करता है। ठीक। विवाह कैसे करता है? तो जयचंद की पुत्री का जो है क्या चीज होता है? स्वयंवर रचा जाता है। इसमें जयचंद क्या करता है कि अपने दरबार में जो है दरबार का दरबारी, अर्थात दरबार का दरबान का रूप में जो है किसका पुतला बना खड़ा करता है? पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाकर क्या करता है? खड़ा कर देता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। कौन? जयचंद। जिसे जयचंद से बदला लेने का भावना से जो है पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच जाता है, और जयचंद की पुत्री को क्या करता है? वहां पर अपने घोड़े बैठाकर वहां से निकल लेता है धीरे से। ठीक। और इस तरह से जो अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसकी पुत्री से क्या करता है?
विवाह कर लेता है। उसकी पुत्री का नाम क्या रहता है? संयोगिता। क्या नाम होता है? संयोगिता। अर्थात संयोगिता को अपना संयोगिनी बना लेता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक। और इस तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र में दुश्मनी क्या हो जाता है? काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिससे जयचंद्र जो है इससे पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की भावना से जो है जाकर किससे हाथ मिला लेता है? तो मोहम्मद गोरी से क्या बनता है? हाथ मिलाता है। आइए सर आपका स्वागत है। किसका? मोहम्मद गोरी से। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के ही एक राजपुताने का ही अगर एक राजवाड़े का ही अगर देखा जाएगा चीज, एक राजा अर्थात जयचंद्र जो है जो कि कन्नौज का राजा शासक था, वो क्या करता है? जाकर किसे हाथ मिलाता है? मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाता है। और इस प्रकार जो है मोहम्मद गोरी का शक्ति क्या रहता है? बढ़ जाता है। और वो सारा भेद जो जयचंद्र रहता है वो सारा भेद जो है पृथ्वीराज चौहान का किसी सामने खोलता है? मोहम्मद गोरी के सामने खोलता है। और मोहम्मद गोरी जो है इस भेद का फायदा उठाकर जो है पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में यानी कि दूसरे तराइन के युद्ध में क्या करता है? पराजित कर देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और इस प्रकार जो है चौहान वंश का अंत हो जाता है। लेकिन कहावत है जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही पाएगा। जयचंद जो है अपना देश का ना हो सका गद्दार, तो भला उसको कोई कैसे उसका ऊपर विश्वास करे? तो मोहम्मद गोरी का साफ कहना था जयचंद को, जब जयचंद से भी युद्ध करता है, जब वो कभी युद्ध करता है 1194 ईस्वी में, कभी युद्ध करता है 1194 में जो है जयचंद को क्या करता है? मार देता है। कब? जयचंद को कौन मार देता है? मोहम्मद गोरी। कब मारता है? 1194 में। ठीक। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जयचंद को भी हराता है। और जयचंद को मारने के बाद जो है उसके किला के बाहर जो है इसका कटा सिर को टांग देता है और उसके सामने लिखता है गद्दार। कौन लिखता है? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का साफ कहना था क्या जी कि जो अपने देश का ना हो सका वो भला मेरा कैसे होगा, जो अपने वंश का ना हो सका वो भला मेरा कैसा होगा। इस तरह से मोहम्मद गोरी भी इतना जानता था कि जो पृथ्वीराज चौहान जो कि अपने ही देश का है उसको धोखा दे सकता है, तो भला मेरे को कैसे धोखा नहीं दे सकता है। ठीक। इसलिए जो मोहम्मद गोरी जो है उसको मार देता है 1194 ईस्वी में। और इस तरह से जो है देखा जाए तो मोहम्मद गोरी जो है भारत में जो है अपने साम्राज्य और अपने शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन चूंकि मोहम्मद गोरी जो है 1206 में जो है क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है। कब डेथ कर जाता है? 1206 में मृत्यु। किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं रहता है। मोहम्मद गोरी का कोई क्या नहीं रहता है? पुत्र नहीं रहता है। तो फिर वो भला किसको शासक बनाएगा? तो ऐसा स्थिति में जो है इसके तीनों दासों में क्या रहता है? आपसी मतभेद शुरू हो जाता है, जिसमें से कुबाचा जो है वो सिंध का शासक बनता है। सिंध बने क्या चाहिए? मुल्तान। कहां का शासक बनता है? मुल्तान, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यानी कुबाचा कहां का शासक बना? इसके मरने मोहम्मद गोरी जब मरता है तो उसके बाद कुबाचा कहां का शासक बना? तो मुल्तान का। कुबाचा कहां का बना? मुल्तान का शासक। एलदौज कहां का बनता है? तो एलदौज बनता है कहां का? तो गजनी का। और दिल्ली का कार्यभार कौन संभालता है? तो दिल्ली का शासक किसको नियुक्त किया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां का? दिल्ली। जो कि एक्चुअल में दिल्ली का शासक नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते लाहौर का, क्योंकि अपना राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। खैर अभी हम लोग इसको बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक हम लोग जाने कि किस प्रकार भारत में जो है मुस्लिमों का आगमन हुआ। और उसमें देखिए पहला फेज हम लोग देखें कि मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर उसके बाद देखिए हम लोग महमूद गजनवी आया, और फिर तीसरा फेज हम लोग देखें क्या चीज कि मोहम्मद गोरी किस प्रकार आता है। मोहम्मद गोरी किस प्रकार आता है और उसके दासों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी भारत में किस प्रकार आता है। और भारत में जब आता है तो किस प्रकार इस्लाम साम्राज्य का क्या होता है? नींव रखा जाता है। और भारत से जो है भारतीय राजवाड़ों का और भारतीय वंश का किस प्रकार शक्ति क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इस चीज को हम लोगों ने अभी तक देखा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अभी कि किस प्रकार जो है भारत में अब गुलाम वंश अर्थात सल्तनत काल का नींव शुरू किया जाता है। सल्तनत काल जो कि सुल्तानों के मैंने, क्योंकि सल्तनत काल में शासकों को सुल्तान कहा जाता था, इसीलिए जो है इस काल का नाम क्या था? सल्तनत काल। ये 1206 से लेकर 1526 तक रहा। इस दौरान कुल 5 वंश है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार भारत में जो है इस्लाम धर्म का क्या हुआ या इस्लाम का आगमन हुआ, जिसमें हम लोग देखे पहले मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत आया था उसका मेन कारण क्या था कि यहाँ पर जो भारत के जस्ट नीचे क्या एक देश है? श्रीलंका। अब यहाँ से कोई जहाज जो है यहाँ आया हुआ था और यहाँ से वही सेम जहाज जो है जिस पर कुछ स्त्रियां भी थी, ठीक, वो जहाज कहाँ जा रहा था? पुनः
सऊदी अरबिया जा रहा था। और तभी जो है ये हम लोग का साउथ इंडिया की तरफ से, अर्थात जो ये हम लोग का मालाबार और कोकन तट है, इधर से ही कोई डकैत लोग जो है, समुद्री लुटेरा जो होता है, पायरेट्स लोग जो है, ये जहाज को क्या करता है, लूट लेता है। ठीक, अब इस जहाज को लूट लेने के बाद जो है यहाँ जो सऊदी अरब यानी कि अरब का जो क्या था, शासक था, सुल्तान जो था, वो क्या करता है कि दाहिर से बोलता है क्या चीज, कि जो यहाँ जहाज जो क्या कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है इधर दक्षिण भारत के मालाबार या क्या चीज कोकन तट पर, उसका जो भरपाई करे या तो उसको छुड़ाकर कैसे भी करके अरब पहुंचाए। जिसमें दाहिर क्या करता है, उसको मना करता है ऐसा करने से कि हम नहीं जानते कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, वो मैंने सारा कुछ गश्त से क्या करता है, मना करता है। इस कारण जो है जो अरब का सुल्तान रहता है वो क्या करता है कि वो अपने सिपाह सलार यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है आदेश देता है कि जाओ और सिंध के शासक दाहिर के ऊपर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। इस प्रकार जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने सुल्तान के कहने पर जो है क्या करता है, तो दशमकश के कहने पर जो है क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर, तो सिंध के शासक दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है और उसको हरा देता है। और इस तरह 712 ईस्वी में जो है पहली बार यहाँ पर जो है इस्लाम का क्या होता है, आगमन भारत में माने इस क्षेत्र में होता है। तो ये जो था एक सिनारियो, अगर मैपिंग के आधार देखा जाए तो सिंध प्रांत कहाँ था, इस इलाका में था, अर्थात गुजरात का कुछ हिस्सा उस समय आता था इसमें, अर्थात इस क्षेत्र में जो है सबसे पहले क्या चीज का आगमन हुआ, तो सिंध का आगमन हुआ। ये खैर अपना भारत है जो कि हम लोग देखे, और ये अरब और ये ईरान और ये पाकिस्तान वर्तमान समय का अगर देखा जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान भी पड़ता है। खैर हम लोग को उतना नहीं जाना है मैपिंग में, ये जैसे पाकिस्तान करेंट टाइम में ये अफगानिस्तान हो जाएगा, और ये क्या है, ईरान है, और ये क्या हो जाएगा, अरब, क्या हो जाएगा, अरब। और ये जो समुद्र पड़ा है इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, और ये अरबियन सी, और ये था श्रीलंका जहां पर जहाज आया था, जिसमें कुछ लौंडिया लौट थी, मैंने सॉरी बोलने का मतलब जो है इसमें कुछ स्त्रियां जो इधर से इधर जा रही थी घूरकर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो स्त्रियां जो थी जो इधर जा रही थी उसको जो है यहाँ पर के मालाबार के जो डकैत थे या कोकन के जो डकैत थे जो लूट लेते हैं, ठीक, और उसको अगवा कर लेते पूरे जहाज को, जिसको वापस चाहता है कौन, अरब का शासक, जिसके लिए जो सिंध के शासक दाहिर से क्या करता है, मैंने आग्रह करता है कि उसको छुड़ा के जहाज दे, नहीं तो वो उससे युद्ध करेगा। तो इस तरह से जो है अरब का शासक जो है अपने मोहम्मद बिन कासिम को यानी कि अपने सिपाह सलार को जो है क्या करता है, सिपाह सलार को आदेश देता है कि वो जाके सिंध के शासक दाहिर के पर आक्रमण करे, दाहिर पर। और इस तरह से जो है दाहिर पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम को हरा देता है युद्ध में। और इस प्रकार पहली बार 712 ईस्वी में क्या आता है, इस्लाम का आगमन भारत में हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरा जो है शासक जो आता है, कौन आता है, महमूद गजनवी आता है, जो भारत को 17 बार लूटता है। जिसमें जो पहला आक्रमण अगर देखा जाए तो वो जो हम लोग का यहाँ होता है, तो पंजाब और उस समय के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के क्षेत्र में होता है, ठीक, जहाँ पर वो जयपाल को हराता है। ठीक, उसके बाद जो है भटिंडा, और उसके बाद कितने सारे युद्ध करता है, जिसमें जो सबसे उसका खतरनाक युद्ध माना जाता है वो सोमनाथ का मंदिर का लूट माना जाता है। और जो उसका अंतिम लूट रहता है वो रहता है जाटों के साथ युद्ध, जो कि 1027 ईस्वी में होता है। और इसके बाद जो है 1030 में जो है महमूद गजनवी जो है मर जाता है, अर्थात उसका डेथ हो जाता है। तत्पश्चात जो है कुछ समय तक फिर से मुस्लिम आक्रमण बंद हो जाता है, और फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है पुनः आक्रमण किया जाता है। वो भारत पर 16 बार आक्रमण करता है, जिसका युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा फेमस था, और इसमें हम लोग जयचंद की गद्दारी के बारे में देख ही चुके हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भारत में क्या चीज का आगमन हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ, और किस प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि इस इस्लाम के आगमन के साथ जो भारत में जो पहला मैंने शक्तिशाली जो वंश भारत में आया वो तो गुलाम वंश। कौन वंश आया, गुलाम वंश आया, और हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, इसको किस तरह से सल्तनत काल का स्थापना कैसे हुआ, और सल्तनत काल की स्थापना के बाद जो है किस प्रकार जो है गुलाम वंश आगे बढ़ा, और किस प्रकार जो अन्य वंश आए उसको भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके देख लेंगे, ताकि हम लोग को ज्यादा नॉलेज मिल पाएगा। अगर हम लोग इसको एक वीडियो में खींचने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा जो है नॉलेज कम मिल पाएगा, और अगर हम लोग को नॉलेज ज्यादा चाहिए तो हम लोग को पार्ट बाय पार्ट करके ये वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि हम सब कुछ पूरा डिटेल में क्लियर कर सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।